दोस्तों बात करें इस बार सैमसंग ने कुछ ऐसा किया अपनी गैलेक्सी S23 में जो उससे पहले उसने कभी नहीं किया था। पूरी दुनिया के अंदर वो अपना स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लेकर जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद एक सवाल आता है लोगों का, क्या कभी एक्सिनोस आपको दोबारा से देखने को मिलेगा? और यहाँ पे स्नैपड्रैगन फॉर गैलेक्सी में ऐसा क्या अलग करा? हालांकि इसके बारे में मैंने पास में वीडियो में हल्के से मैं बात करी थी, लेकिन लोग यहाँ पे कुछ पूछ रहे थे एक्सिनोस की कहानी, स्नैपड्रैगन की कहानी, तो कुछ बातें हमें पता चली, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और बाय द वे गैलेक्सी S23 को भी हमने यहाँ पे चेक करना चालू कर दिया। उसका कौन सा वर्जन टेस्ट कर रहे हैं ये मैंने ऑलरेडी ट्विटर इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया है, तो वहां पे अगर आप मेरे को फॉलो करो तो आपको पता रहेगा। नीचे कमेंट बता देना, लाइक और सब्सक्राइब दोनों आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि सैमसंग देखा तो सबसे पहले तो एक्सिनोस के पीछे ही क्यों भागती थी। देखो एक्सिनोस एक ऐसी चीज थी जो सैमसंग यहाँ पे खुद डेवलप कर दी थी। हालांकि मैं बता देना चाहता हूँ सैमसंग का गैलेक्सी स्मार्टफोन डिवीजन एक्सिनोस डिवीजन बहुत ज्यादा अलग है, और टेक्निकली जो मोबाइल फोन डिवीजन है वो उसके प्रोसेसर वाली डिवीजन से चिप्स खरीदता है। यानी कि जो सैमसंग एक्सिनोस है जो पूरा एक सेमीकंडक्टर वाला पार्ट है ना, वहां से चिप्स खरीदा जाती थी। बेसिकली मतलब ये था कि उन्हें वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी एस्टैब्लिश करनी थी कि उन्हें किसी दूसरे कंपनी के ऊपर रिलाई करना ना पड़े और खुद की चीजें डेवलप करके उन्हें, यानी खुद का कैमरा सेंसर डालेंगे, खुद का डिस्प्ले डालेंगे, खुद का ही बना हुआ प्रोसेसर डालेंगे, सारी चीजें खुद की रखेंगे यहाँ पे। और ये सब इसलिए किया जा रहा था क्योंकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा वो लोग बना सकते हैं और सामने वाली कंपनी को ज्यादा पैसा ना देना पड़े। तो वो एक चीज है, यानी कि एक ही सैमसंग ग्रुप के अंदर पैसा घूमता रहे तो वो ज्यादा बेटर है, बजाय कि हमने पैसा बाहर किसी दूसरी कंपनी को दे दिया। सिंपल सी बात यही समझ गए ना आप। लेकिन देखा तो मोबाइल फोन की इंडस्ट्री में आपको ज्यादा कंपनीज प्रोसेसर बनाते हुए देखने को नहीं मिलती। अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली एप्पल अपना बायोनिक बनाती है, सैमसंग का एक्सिनोस आता है, और उसके बाद हुआवे के किरण प्रोसेसर आया करते थे। और बात करें तीनों प्रोसेसर ऐसे थे कि मोबाइल फोन कंपनीज बना रही थी और अपने हिसाब से डिजाइन ऑप्टिमाइज काफी सारी चीजें कर सकती थी। लेकिन बाकी सारी दूसरी कंपनीज को क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक या यूनिएसओसी के पीछे रिलाई करना पड़ता है। और बात करें तो शुरुआत में कहानी बहुत अच्छी चल रही थी, एक्सिनोस जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता था और एक जमाने में कई बार तो स्नैपड्रैगन से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल देता था। यानी कि स्नैपड्रैगन 810 के टाइम पे एक्सिनोस ज्यादा बेटर था। और यूएसए के अंदर भी जो सैमसंग है वो एक्सिनोस प्रोसेसर को लेकर गई थी, जबकि उन्हें पता है अगर यूएसए में अगर वो एक्सिनोस ले जाएंगे तो रॉयल्टी वगैरह क्वालकॉम को पे करनी पड़ेगी और फोन की कीमत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन प्रोसेसर वो बेटर था। लेकिन क्या हुआ कि पिछले कुछ साल में अगर देखूं तो वहां पे एक्सिनोस के अंदर वो परफॉर्मेंस नहीं मिल रही थी। स्नैपड्रैगन बहुत तेजी से आगे निकल रहा था। प्लस जो एक्सिनोस के साथ जो सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी है ना, वो देखिए कि हल्की सी हीटिंग तो होती है। कई बार सैमसंग ने सॉफ्टवेयर अपडेट देके हीटिंग वगैरह कंट्रोल करी, लेकिन एक चीज जो ये लोग अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए मोस्टली एक्सिनोस वाले फोन्स के साथ, वो है बैटरी ड्रेन का इशू। देखो जिस फोन की बैटरी कम है ना उसमें बैटरी ड्रेन थोड़ा ज्यादा रहता है, ये एक चीज एक्सिनोस के साथ। और दूसरी चीज है जो बिल्ट इन मोडेम्स होते हैं ना वो थोड़े से वीक लगते हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन में आपको मोडेम्स बहुत अच्छे मिलते हैं, यहाँ तक कि एप्पल भी क्वालकॉम का ही 5G मोडेम यहाँ पे यूज करती है और 5G कंपैटिबिलिटी क्वालकॉम में आपको अच्छी मिलती है, यानी कि कनेक्टिविटी अच्छी, स्पीड अच्छी, प्लस बैटरी बैकअप भी काफी अच्छे तरीके से उन्होंने ऑप्टिमाइज कर दिया। ये कुछ चीजें एक्सिनोस के अंदर थोड़ा सा मिसिंग है। अब इसलिए लगता है कि यहाँ पे एक्सिनोस पीछे हट रही थी। और पिछले साल सैमसंग ने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, एक्सिनोस 2200, जिसके अंदर उन्होंने AMD के साथ कोलैबोरेट करके एक रे ट्रेसिंग फीचर को इंप्लीमेंट किया था, जो कि बहुत अच्छी चीज। तो लग रहा था कि इस बार एक्सिनोस कहीं ना कहीं कंपीट करेगा। लेकिन पिछले साल सैमसंग ने कुछ अलग ही डिसीजन लिए। मतलब एक बात बताऊं, सैमसंग ने क्या सोचा कि पहले हम अमेरिका के अंदर स्नैपड्रैगन लाते थे ना, इस बार अमेरिका के साथ दूसरी कुछ कंट्रीज के अंदर भी स्नैपड्रैगन ट्राई करेंगे। इवन इंडिया के अंदर भी पिछले साल स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 देखने को मिला था, और उसको लगा कि स्नैपड्रैगन के पीछे रिस्पांस काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। और पिछले पूरे साल उन्होंने सारी कोशिश करी कि इस बार कहीं ना कहीं हम स्नैपड्रैगन के पीछे यहाँ पर जाते हैं, और इस साल आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन फॉर गैलेक्सी। तो चलो ब्रीफ में तो एक कहानी हो गई, लेकिन जो स्नैपड्रैगन फॉर गैलेक्सी आ रहा है इसके अंदर बात क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया कि क्वालकॉम और सैमसंग ने मिलकर काम किया और क्वालकॉम ने वो प्रोसेसर प्रोवाइड किया जो यहाँ पे सबसे बेहतरीन क्वालिटी का होता है। यानी कि एक बात बताता हूँ आपको, जब भी कोई भी कंपनी फैब्रिकेशन करती है प्रोसेसर का तो बहुत सारे प्रोसेसर बनाती है। उसमें से कुछ प्रोसेसर बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, कुछ प्रोसेसर बिल्कुल ही बीच के रहते हैं, कुछ प्रोसेसर बिल्कुल ही लो एंड कैटेगरी के रहते हैं। और यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो बहुत अच्छी कैटेगरी के प्रोसेसर होते हैं उनको महंगे में बेचा जाता है, फिर बीच वाले प्रोसेसर को थोड़ा सस्ते में, फिर बिल्कुल ही लो एंड है तो उसके अंदर देखा जाता है कौन सा रिजेक्ट कर सकते हैं और कोई रख सकते हैं तो उसे रीब्रांड करके किसी दूसरे नाम से भी निकाल दिया जाता है। ये कई बार कंपनीज करती है, कई बार कोर्स को डिसेबल कर देंगी, कई बार उनकी क्लॉक स्पीड को थोड़ा बहुत छेड़ देंगी, क्योंकि फैब्रिकेशन करते समय सारे प्रोसेसर एक तरीके से नहीं रहते। ये प्रोसेसर बिल्डिंग का एक कंसेप्ट है जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काफी रहता है। लेकिन यहाँ पे
मैं सैमसंग स्नैपड्रैगन के साथ ऐसे क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बेस्ट पॉसिबल प्रोसेसर थे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ने बनाए थे ना, वो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा है सैमसंग को, क्योंकि सैमसंग ने बेस्ट पॉसिबल प्रोसेसर खरीद लिए और इस चक्कर में जो सबसे अच्छा स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मार्केट में अवेलेबल है वो सैमसंग के पास है, जो कि मार्केट में दूसरी कंपनी से आपको बेटर यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह प्रोवाइड कर सकता है। ऊपर से बात करें तो यहाँ पे आपको ज्यादा क्लॉक स्पीड सीपीयू जीपीयू में देखने को मिलेगी, तो हल्की से आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे डिलीवर करेगा। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे सैमसंग ये चाहते हैं कि दूसरी कंपनी से बेटर प्रोसेसर वो लोग डिलीवर करें, प्लस उनके फोन की परफॉर्मेंस भी दूसरे कंपटीशन से यहाँ पे ज्यादा रहो। लेकिन अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। देखा जाए तो अभी सैमसंग के साथ जो दिक्कत थी ना, कई बार लगता है कि उनकी फाउंड्री में दिक्कत थी। यहाँ पे देखा तो स्नैपड्रैगन का 888 8 Gen 1 कुछ ऐसे प्रोसेसर थे जहां पे उनकी फैब्रिकेशन सैमसंग ने करी थी और उसके बाद उनके अंदर हीटिंग आई थी। लेकिन जैसे लोग TSMC के ऊपर शिफ्ट हुए वहां पे चीजें कम हो गई और इस चक्कर में जो सैमसंग है वो अपनी फाउंड्री को भी और ज्यादा इनोवेट करने में लगा और उससे और ज्यादा बेटर करने में लगा हुआ है। और देखा तो पिछले साल एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था सैमसंग की तरफ से कि वो अपने सेमीकंडक्टर वाली जो चिप्स होती है उसको पूरा तरीके से रिस्ट्रक्चर कर रहा है, दोबारा से रिवर्क कर रहा है। और वही बात करें एक्सिनोस की, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सिनोस हमें हाल ही में गैलेक्सी A14 के अंदर देखने को मिला था, एक्सिनोस 1330, और देखा है तो अंडर 20,000 रुपीज के हिसाब से जिस टाइप का प्रोसेसर यहाँ पे डिलीवर कर रहा है वो काफी अच्छा है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 695 जैसे प्रोसेसर के साथ कंपीट कर रहा है, लेकिन एक बैलेंस चीज उन्होंने यहाँ पे डिलीवर करी। तो ये भी कहना गलत हो कि एक्सिनोस हमेशा से बेकार है, कुछ जगह कई बार कुछ चीजें उन्होंने अच्छी डिलीवर भी करी उन्होंने, लेकिन अब आगे वाले फ्यूचर के अंदर वो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि यहाँ पे और बेटर प्रोसेसर वो किस तरीके से डेवलप करें, क्योंकि सैमसंग को पता है कि ये चीजें यहाँ पे चल नहीं रही है और उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपीट करना है। और अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो ये बात भी मैं पहले बता चुका हूँ कि सैमसंग ने हायर किया एप्पल के इंजीनियर्स को, कुछ को, जो अभी इस समय प्रोसेसर को डेवलप कर रहे हैं। ये चीज उन्होंने पिछले साल करी थी। एक प्रोसेसर को डेवलप करने के लिए कम से कम 2 साल यहाँ पर लगते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अभी अगर उस पर काम होना चालू हो गया है तो 2025 तक आपको इसका प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही सैमसंग ने AMD के साथ पार्टनरशिप करी थी, लेकिन वो भी ज्यादा चली नहीं, क्योंकि यहाँ पे एप्पल के साथ खतरा था, क्योंकि एप्पल की जो M सीरीज आई थी एप्पल सिलिकॉन, वो बहुत ज्यादा अच्छे प्रोसेसर थे और उसका एक इंपैक्ट मतलब पूरे इंडस्ट्री पे पड़ा है। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ मोबाइल फोन पे, PC पे, सब जगह पड़ा है, क्योंकि हर एक कंपनी इसका ऑल्टरनेटिव निकालने पे काम कर रही है। यहां तक कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर भी ARM वाले वर्जन को डेवलप करने में लगा हुआ है। क्वालकॉम अपना ओरायन नाम का एक प्रोसेसर यहाँ पे बना रही है। इंटेल AMD भी बिहाइंड द सीन यहाँ पे कहीं ना कहीं काम कर रही है। ऊपर से सैमसंग को ये बात पता है तो सैमसंग वाले भी इसका एक ऑल्टरनेटिव निकालने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें पता चल गया कि एप्पल ने जो चीज करी थी उससे वो करंट टेक्नोलॉजी से लड़ नहीं सकते, उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करना पड़ेगा। और इसलिए जो काम एप्पल ने 2020 में किया वो अचीव करने में लगभग 24 या 25 तक का टाइम यहाँ पे लग जाएगा। अब देखने की चीजें किस तरीके से इवॉल्व होती, लेकिन हाँ, एक्सिनोस पूरी तरीके से खत्म हुआ नहीं, कुछ नया जन्म लेकर आने वाला है। और ये भी पता चला कि सैमसंग गैलेक्सी इस बार खुद इन हाउस काफी सारी चीजें डिजाइन कर रही, ताकि उन्हें अपने दूसरे ग्रुप के ऊपर रिलाय न करना पड़े। सैमसंग जो मोबाइल होता है ना, वो ही अपने अंदर एक काफी अच्छी चीज यहाँ पे डिलीवर कर ले। हालांकि चीजें कैसी होंगी इसके बारे में हमें अभी पता नहीं है, आने वाले कुछ समय तक हमें इसके बारे में इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक्सिनोस पूरी तरीके से खत्म नहीं है, दोबारा से कमबैक लेगा, हो सकता है नए नाम के साथ ले या किसी और चीज के साथ ले, लेकिन ये एक चीज होने वाली है। तो दोस्तों, इस सारी कहानी मैंने यहाँ पे बताई आपको कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि जब भी सैमसंग का फ्लैगशिप फोन लॉन्च होता है ना, हमें एक सवाल आता है एक्सिनोस वर्सेस स्नैपड्रैगन। पिछले साल वो स्नैपड्रैगन लेके आए, इस बार एक्सिनोस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, लेकिन एक्सिनोस एक बड़ा कमबैक ले सकता है। बाय द वे, आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी? अगर पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।